क्या देश में ट्रिपल तलाक के अत्याचार के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और क्या मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से अब आजादी मिलने वाली है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर सबसे तल्ख टिप्पणी आज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि ट्रिपल तलाक निकाह को खत्म करने का सबसे घिनौना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से क्या माना जा सकता है कि 70 साल बाद मुस्लिम महिलाओं की गुहार सुन ली गई है? और सवाल है कि 3 तलाक पर अड़े मौलाना भी क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे? जब मौलाना खुद ये दलील देते कि एक साथ 3 तलाक इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो ये परंपरा बर्दाश्त कैसे करते? ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो मजहब में पाप है वो इंसानों के बनाए कानून में वैध कैसे हो सकता है? इस मामले पर कांग्रेस सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस्लामिक विद्वान आरिफ मोहम्मद खान ने भी अहम दलील दी है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि एक साथ 3 तलाक इस्लाम में मान्य नहीं है और यह रिवाज महिलाओं को जमीन में दफन करने जैसा है और जो कानून अमानवीय है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। तो सवाल यह कि हिंदुस्तान में मौलाना क्यों ट्रिपल तलाक के अमानवीय कानून के पक्ष में खड़े हो गए हैं? क्यों 70 साल से मुस्लिम महिलाओं की चीखें अनसुनी की जा रही? इसलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि अगर ट्रिपल तलाक पाप है तो इस्लाम में इसे बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? और क्या अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के अंत की शुरुआत हो चुकी है? एक ऐसा कानून जिस कानून का सीधा सीधा संबंध किसी धर्म से है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर उस धर्म में इसको पाप माना जाता है सोच से, तो इसको फिर कानूनी वैधता कैसे दी जा सकती है? इस बात पर मैंने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। ट्रिपल तलाक अगर पाप है तो कोई भी पाप जो होता है उसे समाज मुक्ति चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात जायज़ बात गई है और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हम मजहबी कैद खानों से आज़ाद नहीं हो जाते। मेरा मानना है कि ये इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मजबूती से बात जानी चाहिए और ये बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये फंस गया है। इसके पास कोई दलीलें नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि गलत है, पाप है, उसका बहिष्कार होगा जो तलाक दे देगा। तलाक जो है पाप नहीं है, बल्कि 3 तलाक एक सीटिंग में देना, एक साथ 3 तलाक देना, ये बिदअत है। इसको गुनाह कहा गया है। 3 तलाक नहीं है। 3 तलाक तो अपने आप में बिल्कुल एक जायज प्रोसीजर है। इस्लाम के जानने वाले, मानने वाले यही बताते हैं कि एक साथ सबसे अल्लाह को नागवार अगर कोई चीज है तो एक साथ 3 तलाक देना। तो 3 तलाक हमारे उलमा इकराम और जितने भी स्कॉलर्स हैं हमेशा से ये बात मना करते हैं, लोगों की इस्लाह भी करते हैं कि 3 तलाक एक साथ देना नहीं चाहिए। कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट तो कानून की व्याख्या करता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनकी वो व्याख्या करेगा। तो अब सवाल ये है कि ये काम तो पार्लियामेंट का है, तो ये सरकार जो है वो झूठ मूठ का जो बखेड़ा खड़ा किए हुए है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, ट्रिपल तलाक पाप तो इस्लाम में क्यों बर्दाश्त? दूसरा सवाल, ट्रिपल तलाक के अंत का काउंटडाउन शुरू। तीसरा सवाल, ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे मौलाना? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, 70 साल बाद मुस्लिम महिलाओं के अच्छे दिन। तो शाजिया इल्मी आज हमारे साथ हैं। वो बीजेपी की नेता हैं, टीवी जर्नलिस्ट रही हैं, अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की वो प्रवक्ता भी रही हैं। रागिनी नायक हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, एनएचयूआई की महासचिव रह चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ हैं, महासचिव हैं विजडम फाउंडेशन की, मुंबई की विजडम फाउंडेशन। इस्लाम में शादी और तलाक पर उन्होंने पीएचडी भी किया है। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई होंगे जो कि सलाहकार हैं हाजी अली और माहिम दरगाह के, और हमारे साथ फराह फैज हैं जो कि याचिका करता है ट्रिपल तलाक मामले में और राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष भी हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा शुरू करें उसके पहले अपने दर्शकों को और मेहमानों को बता दें, 1.5 मिनट का समय आपको अपनी बात पहली बार में रखने के लिए मिलेगा।
1.5 मिनट तक घड़ी चलती रहेगी, उसके बाद बजर बजेगा और आपकी आवाज खुद ब खुद सॉफ्टवेयर से बंद हो जाएगी। उसके बाद आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। एक एक सवाल के बाद यह घड़ी हट जाती है और फिर आप चर्चा में एक दूसरे से सीधे सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है, कोशिश करें एक मेहमान बोले तो दूसरा उसकी बात सुने, उसके बाद टीका टिप्पणी करें तो बेहतर रहेगा, ताकि सबकी बात सबको ठीक से सुनाई दे पाए। सबसे पहले रागिनी नायक, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही सलमान खुर्शीद साहब ने, और आपने ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकारों के साथ है, इसलिए हम 3 तलाक के खिलाफ जो महिलाएं लड़ रही हैं उनको ताकत देना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि 1986 में शाहबानो मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सलाहकार थे सलमान खुर्शीद, और आज वो सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार हैं सलमान खुर्शीद। क्या सलमान खुर्शीद का हृदय परिवर्तन हो गया या कांग्रेस पार्टी का हृदय परिवर्तन हो गया? देखिए, हृदय परिवर्तन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ट्रिपल तलाक के मसले पर तटस्थ है। कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रिपल तलाक का मसला महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की अस्मत और इज्जत से जुड़ा हुआ मसला है। जो शादी की व्यवस्था है और समाज में अन्य तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसमें महिलाओं के समानाधिकार और समानता का मसला है। इसीलिए मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद जी की बात को बीच में लाना, आज खैर उन्होंने भी यही बात कही कि ये पाप की तरह है, और वो एक एमिकस क्यूरी का वहां पर रोल अदा कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, जो एक इम्पार्शियल पार्टी है और केवल बहुत तरीके की जानकारी और इन्फॉर्मेशन कोर्ट को पहुंचाने का काम करता है, तो वो एक अलग मसला है। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए 2 तरीके की चीज होती है। एक तो ये कि नया कानून लाया जाता है जिसमें समाज में सुधार हो और वो प्रगतिशील बने, और वहीं दूसरी तरफ समाज में जन आंदोलन भी चलाए जाते हैं, यानी कि समाज में जागरूकता का अभियान चलाया जाता है। जब ये दोनों चीजें परस्पर और साथ होती हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हमने सती प्रथा में भी देखा कि कानून की जरूरत हुई तो राजा राममोहन रॉय की भी जरूरत हुई। कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि कोई भी परिवर्तन समाज के भीतर से निकले और फिर कानून उसे मजबूत करे, तो वो परिवर्तन बहुत ही स्थायी होगा और वो परिवर्तन बहुत मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि महिलाओं के संविधान ने जो अधिकार सुरक्षित किए हैं वो हर समुदाय को, हर धर्म को, हर जाति को, हर जातीय धर्म समुदाय की महिलाओं को वो अधिकार। ठीक है, समय पूरा हो गया। रागिनी, वापस आता हूं आपके पास। शाजिया इल्मी वो कह रही हैं हम तटस्थ हैं। तटस्थ का मतलब मुझे यकीन है आप बेहतर समझती हैं एक पत्रकार होने के नाते, तटस्थ का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए पैरवी कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के नेता हैं, जो कोर्ट के मित्र बन के खड़े हैं वो भी कांग्रेस के नेता हैं। यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। हम अपना वोट बैंक भी साध लेंगे, और अगर मान लीजिए फैसला पक्ष में नहीं जाता तो भी हम ये कहेंगे कि हम तो तुम्हारे लिए खड़े हुए थे। नहीं, लेकिन होगा ऐसा नहीं रोहित जी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने जो दलीलें आज रखी हैं, साफ जाहिर है कि वो बैटिंग जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अपने दोस्त कपिल सिब्बल की तरफ से कर रहे हैं। कोर्ट के सलाहकार तो बने हुए हैं या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जरूर हैं, लेकिन औरतें जो पिटीशन लेके आई हैं उनके दुश्मन की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार उन्होंने सऊदी अरेबिया तक का एग्जाम्पल दिया जिस पर उनसे टिप्पणी मांगी गई और ये तक पूछा गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा कि उन कंट्रीज के तो नाम भी बताइए, जहां उन देशों के जहां पे ट्रिपल तलाक बंद हो गया है, खत्म कर दिया गया है, और उसकी वजूहात क्या है। उस पर वो जवाब नहीं दे पाए, उनको वापस जवाब देना है। तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनकर वो बैटिंग करें अगर अपनी पार्टी की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो हम सब जानते हैं, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, औरतें खुद निकल पड़ी हैं। मुस्लिम ममालिक में आप देखेंगे, मुस्लिम देशों में वहां पे इस तरह का कानून बैंड है, ना ये कुरान शरीफ का हिस्सा है, क्योंकि तलाक बिद्दत है, यानी कि ऑफ इनोवेशन। ऐसी कुरीति जिससे हमारी देश की बेटियां, बहनें, मुसलमान हमारी माएँ परेशान हाल हैं, दर दर भटक रही हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए और वो ख़त्म होगा, चाहे वो सलाहकार बन के कोर्ट के सामने आए कांग्रेस, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ उनकी सलाहकार बन के आए। सच तो यह है कि इस तरह की पुरानी रूढ़िवादी सोच और इन तरह के उलेमा इकराम ने जो अपनी एक दुकानदारी और ठेकेदारी बनाकर। ठीक शाजिया, 1.5 मिनट हो गया, आपकी आवाज बंद हो गई। मैं वापस आऊंगा आपके पास अगले सवाल में। फराह फैज जी, आप तो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, आप वकील भी हैं। अदालत ने पूछा ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। सलमान खुर्शीद ने कहा ट्रिपल तलाक गलत है, पाप है, फिर भी कानूनन वैध है।
कोई गलत है, पाप है, तो कानूनन वैध कैसे हो सकता है? एक्चुअली सलमान खुर्शीद आज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कोर्ट में, जहां तक मैं समझती हूँ। उनसे ये भी जवाब नहीं दिया गया कि सऊदी अरेबिया में तलाक को, ट्रिपल तलाक को मानने का क्या तरीका है, जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ क्या तरीका है, ये भी उनसे एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो वो एमिकस क्यूरी बने ज़रूर हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हैं, क्योंकि वो अपने पार्टी के स्टैंड पर ही चल रहे थे कहीं ना कहीं, और इनडायरेक्टली उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी प्रमोट किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम अब इस फॉर्म में आ चुके हैं कि अब इस ट्रिपल तलाक इन वन गो को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये कुरान शरीफ है, ये मैंने आज कोर्ट में भी बताया कि हम इस कुरान शरीफ को मानेंगे। इस कुरान शरीफ में जब किसी चीज का क्लियर कट एक प्रोसीजर दिया हुआ है तो हम इस पे क्यों घबरा रहे हैं, इसको क्यों फॉलो नहीं करते। वहां बात आई डिफरेंट सेक्ट्स की, हनफी, हनबलीज, मलिकी, शाफई, कि क्या उन सब के लिए अलग अलग कानून बनेंगे। तो मेरा कहना ये था कि जब हम शादी का एक कानून मानते हैं, शिया है, सुन्नी है, हनफी, हनबली, कोई भी है, शादी का एक कानून मानता है, कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग मानता है, तो वो कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग जो तलाक का तरीका दिया है, जिसमें आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, औरतों को घर से बाहर ना निकालने की जिम्मेदारी बताता है, तो वो सब चीजें हम क्यों फॉलो नहीं करते। उसमें हम शिया और सुन्नियों में कैसे बढ़ गए। दूसरी बात यह है कि जो दारुल क़ज़ा ये लोग चला रहे हैं, ये इनसे, क्योंकि इनकी दुकान इफेक्टेड होगी और ये पर्सनल लॉज इन्होंने बनाए हुए हैं, तो पर्सनल लॉज ये खत्म ना हो, इनकी दारुल क़ज़ा खत्म ना हो, उनकी दुकानें ना बंद हो, इसलिए ये नहीं चाहते कि ये सब चीजें खत्म हो। ठीक है, 1.5 मिनट हुआ, मैं वापस आता हूं। क्या वाकई ऐसा है मुफ्ती साहब, दुकानें बंद हो जाएंगी इसलिए डर है लोगों को, इसलिए खत्म नहीं होने देना चाहते ट्रिपल तलाक इन वन गो? रोहित जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस तरीके की तोहमतें उलमाओं पर लगा रहे हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड पर लगा रहे हैं, तो बोर्ड पर लगाना ये समझ में आता है, लेकिन किसी उस मसाइल शरिया के ऊपर में उंगली उठाना ये बिल्कुल गलत बात है और बेजा बातें हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी बहन अभी कुछ कह रही थी, मैं नाम नहीं जानता हूँ चूँकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ उनको, जो हमारी बहन ये कह रही थी कि भाई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मसाइल ऐसे ऐसे हैं। मैं आपको बता दूँ साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में, कुरान मुक़द्दस का ये हिस्सा है और कल भी था, और हदीस पाक का भी हिस्सा है। ये सोशल से इसको जोड़ा नहीं जा सकता। जब तलाक को या निकाह को आप सोशल से नहीं जोड़ सकते, तो तलाक को सोशल से कैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हमेशा अभिन्न अंग रहा है ये इस्लाम का, और हमेशा रहेगा। वजह उसकी ये होती है कि हमारी बहन जो ये कहती है कि कुरान में बिदअत कहा गया है इसको, तो कुरान में अगर कहीं बिदअत कहा गया है तो हमारी बहन उसको साबित कर दे, ये कभी साबित नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात, जो ये बिदअत कह रही है, तो ये बिदअत कहां पर कुरान में दिखाई देता है उनको। एक बात मैं बता दूं, कुरान का ये हिस्सा तलाक का है, कल भी था और आज भी और कल भी रहेगा। और जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये मौलाना लोग अपनी अपनी दुकानें चलाने की बात करते हैं, तो कभी भी ये मौलाना आपके पास अपनी दुकान लेकर के नहीं गया कि आप हमारी दुकान में आ जाओ। आप ही हमारे पास आते हैं शरई मसाइल के लिए, या तलाक के लिए या निकाह के लिए। निकाह के वक्त जब आप मौलाना के पास पहुंचते हैं तो मौलाना अच्छे लगते हैं, और जब मसला तलाक का हो जाता है, आप लोग आपस में लड़के तलाक करवा लेते हैं, तो फिर मौलाना के ऊपर ब्लेम करते हैं। हालांकि ब्लेम आपको अपने शौहर पर, जिसके साथ तलाक की बात हो रही थी, उस पर होना चाहिए था, ना कि मौलानाओं पर। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के मौलानाओं को ब्लेम करके इस तरीके से बाइकआउट करना चाहा है कि मौलाना बेकार है। लेकिन मौलाना वही बात बताएगा जो कुरान और हदीस की बात है, मौलाना अपने घर की कभी बात नहीं बताता है। रोहित जी, कंडीशंस हमारी ये बनी हुई है अभी कि हम मसाइल शरिया के साथ में हैं, और कल भी थे और आज भी रहेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान, जो हिंदू मुसलमान बहन भाई दोस्त अहबाब जितने हैं, वो सभी इसी के साथ में हैं। चंद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको कोशिश। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया, आपने काफी कम समय में काफी सारी बातें कहने की कोशिश की है अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। डॉक्टर जीनत शौकत, जब दुनिया के 20-22 मुल्क उस कानून को खत्म कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के ही मुसलमानों के पास या हिंदुस्तान के उलेमा के पास पूरी जिम्मेदारी है क्या उसको जिंदा रखने की? बिल्कुल नहीं, ये कानून इंडिया से जाना ही चाहिए। इट शुड बी बैंड, इट शुड बी रिमूव्ड। और ये कानून जो है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है और गैर यू नो इट इज एंटी इस्लामिक, इट इज एंटी कुरानिक, इट हैज नथिंग टू डू विद द शरिया एज टॉट बाय द कुरान। तो ये कानून जो है, चाहे कोई किस्म से आर्ग्यूमेंट हो, चाहे कांग्रेस की आर्ग्यूमेंट हो या बीजेपी की आर्ग्यूमेंट हो या मौलाना लोग की आर्ग्यूमेंट हो, ये आर्ग्यूमेंट तय है कि जो कुरान शरीफ है वो इस चीज को बिल्कुल मानता नहीं है। और मौलाना साहब की जो बात है तलाक बिदत इन्होंने शरिया में बनाई है। इनकी लॉ जो है, जो लॉ नंबर 267 जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड है बात है, वहां खुद उन्होंने कहा है कि ये ममनून है तलाक, ये इस किस्म का तलाक इन वन सिटिंग, इंस्टेंट तलाक जहां औरत इमीडिएटली डाइवोर्स हो जाती है, ये ममनून है या प्रोहिबिटेड है, बट इट इज परमिटेड अंडर द लॉ। मेरा सवाल ये है कि जो चीज प्रोहिबिटेड है और जो चीज गलत है,
सबसे पहले आप उसको ओपन रोड्स कैसा देते हो, उसको अलाउ कैसा करते हो? ये इटसेल्फ इज अ वेरी रॉन्ग एक्ट एंड इट स्टैंड्स अगेंस्ट इस्लाम। और जो इस्लाम ने सिखाया है वो औरतों की इनडिग्निटी को नहीं सिखाया है, वो औरत को डिग्निफाई करने के लिए सिखाया है। ठीक है, मैं वापस आता हूं जीनत जी, आपके पास 1.5 मिनट पूरा हो गया। रागिनी नायक, आपने सुना इनको भी, जो फराह जी हैं वो कह रही हैं कि कांग्रेस के स्टैंड पर थे, जो कोर्ट मित्र बन के खड़े हुए थे कांग्रेस के बड़े नेता, और दूसरी तरफ वकील भी कांग्रेस के स्टैंड पर थे। और कांग्रेस का स्टैंड क्या है वो शाहबानो केस में पूरे देश ने देखा। फिर आप किस आधार पे कहते हैं कि हम तटस्थ हैं? और जब अन्याय हो रहा है, आप खुद मान रही हैं औरतों के खिलाफ, तो आप तटस्थ कैसे रह सकती हैं? आपको तो साथ होना चाहिए ना फिर उनके। अन्याय के खिलाफ तटस्थ हैं रोहित जी। और जहां तक आप 2 वकीलों की बात कर रहे हैं, आप उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में लॉयर्स की तरह देखिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है? वो तो कोर्ट ने फैसला लिया है ना। कोर्ट ने ये माना कि वो एक इम्पार्शियल एडवाइजर हो सकते हैं सलमान खुर्शीद जी, इसीलिए कोर्ट ने उनको एमिकस क्यूरी बना दिया। कोर्ट के पास अब आप मैं इसमें खड़े होना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने कहा ठीक है आ जाइए। सुनिए तो सही, कोर्ट ने उनको घर आके चिट्ठी नहीं दी थी तो सही। कि सर अच्छा, आपके एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, आपके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप आ जाइए। लगता कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। अगर कोर्ट को ये लगता कि वो इम्पार्शियल नहीं हो सकते हैं, अगर कोर्ट को लगता कि वो बायस हैं, अगर कोर्ट को लगता कि वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, तो एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया क्या उनकी अर्जी को मंजूर करता? ये आप लांछन कांग्रेस पार्टी पर नहीं लगा रहे हैं, ये आप लांछन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे लगा रहे हैं। और कांग्रेस, आपको लगता है एमिकस क्यूरी का और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अलग अलग है? मेरी बात सुन लीजिए। आप ये मानती हैं? अब आप सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मैंने आपको अपनी पार्टी का स्टैंड बताया ना, मैं उसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में बता दूं ताकि चीजें और साफ और स्पष्ट हो जाएं। आप देखिए कि महिलाओं के अधिकार की जो लड़ाई है, आप ट्रिपल तलाक की बात करें या देश की आजादी से लेकर अभी तक की बात करें, उसमें बार बार महिलाओं के अधिकार के लिए कौन खड़ा हुआ? हिंदू कोड बिल को लाकर किसने ये कहा कि हिंदू महिलाओं के साथ दुर्गति होती है जब हिंदू पुरुष बार बार शादी करते हैं? किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, अंबेडकर साहब ने बोला, और जनसंघ तब भी खिलाफ खड़ा था। वो तो दूर की बात हो गई, नजदीक आती हूँ। हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिले, वो को पार्टनर बने, ये कानून 2005 में कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो अगर आप ये दृश्य परिदृश्य खुद रचना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है, मैडम, मैं महिलाओं के नहीं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के खिलाफ कह रहा हूँ। देख लीजिए, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के खिलाफ क्यों नहीं? आपने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए भी 70 साल में बदलाव कर दिया। वो हिंदू महिलाओं के ही खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? वो किसी के अधिकार की लड़ाई अभी तो आप बता रही थी कि हिंदू महिलाओं के लिए किया, अब आप कह रही हैं कि महिलाओं के लिए किया। आप खुद ही क्लासिफाई करते हैं, फिर खुद ही कहते हैं इसको डिक्लासिफाइड देखिए। बताते हैं क्यों नहीं किया। सुन लीजिए, बोलिए शाजिया, आप बीच बीच में बोलिए शाजिया। 1986 में जो शाहबानो केस हुआ वो पूरे देश ने देखा। उस समय कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था, उसकी वजह क्या थी? क्या इस पे कोई रोशनी नहीं डालेगा? लड़ाई करने की, विभाजन करने की और विघटन करने की है। वो मुसलमान महिलाओं के साथ हैं। ठीक है शाजिया, बोलिए। चाहते हैं कि समाज में तलवारें खींची रहें। और कांग्रेस पार्टी, तो देखिए उस वक्त क्या हुआ कि शाहबानो, एक जो 75 साल की औरत दर दर से भटक रही थी, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट आ गया था और उसके उस वर्जन को चेंज किया इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उनके सलाहकार सलमान खुर्शीद। अभी तो इसकी बात करेंगे ना, अभी तो इसकी बात कर रहे हैं। आप टॉपिक से क्यों भाग रही हैं रागिनी जी? आप टॉपिक पर क्यों नहीं बोल पा रही हैं? टॉपिक पर क्यों नहीं बोल पा रही हैं आप? विषय से क्यों भटक रही हैं? क्या घबरा गई थोड़ी? भागने का काम आप घबरा गई इसीलिए विषय से भाग रही हैं। विषय से भाग रहे हैं आप, विषय से भाग रही हैं आप। क्यों आप मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों नहीं होने दे रही हैं? 2 जुमले हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों नहीं होने दे रही है? जब ट्रिपल तलाक का मौजूद है आज का, बोलना शुरू कर ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, आपको लगता है मुझे बोलने दीजिए। रोहित जी इनसे कहिए मुझे बोलने दीजिए। रोहित जी आप इनसे कह सकते हैं, इनसे तो मुकाबला नहीं कर सकते। रागिनी आप बोलिए वो टोका-टाकी नहीं कर रही थी। मत करिए रागिनी, आप बोलिए वो टोका-टाकी नहीं कर रही थी। महिलाओं की लड़ाई शाहबानो के वक्त आप बोल रही थी उन्होंने टोका-टाकी नहीं की। अब उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप अपना तथ्य रख दीजिएगा। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी जी, तो ये धर्म की ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो इस तरह की ठेकेदारी करता है
और उनका कोई काम नहीं, ना तो कानूनी उनका कोई महत्व है, ना ही इस्लामिक उनका कोई उनकी अहमियत है या कोई उनका रुतबा है। मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, इतने कंफ्यूज हैं बेचारे ये लोग, मुझे अफसोस होता है लॉ बोर्ड वाले और कांग्रेस, क्योंकि अब साफ हो गया कि दोनों साथ साथ हैं और चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए हैं। आप यो किस तरह से मैं बताती हूँ आपको, वो कह रहे हैं गुनाह है लेकिन जायज है। ऐसा कोई शख्स होगा जो गुनाह को जायज ठहराएगा? कितनी बड़ी हिमाकत, बेवकूफी और औरतों के साथ नाइंसाफी। अरे आप और मतलब सबको बेवकूफ समझना, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कह रहे हैं जायज भी और गुनाह भी कह रहे हैं। दूसरी बात के साथ दूसरी बात बोलने दीजिए, पहले आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए और बोलने दीजिए। शाजिया जी, आप केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। घबरा क्यों नहीं? मैं आप ये बताइए, चुप करा दीजिए। आप ये बताइए कि जहाँ जिस धर्म की ठेकेदारी आप लोग करते हैं, उस धर्म की महिलाओं का आप एंकर नहीं, आप हावी नहीं हुई इस डिबेट पर। गुजरात आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए और आपके नेताओं को भी इस तरह से महिलाओं के अधिकारों को छीनने वालों के साथ शोर शराबा करके ऐसे नहीं। मैंने पहले शुरू होने से पहले रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज एक एक करके एक दूसरे की बातों को सुनेंगे तो बेहतर तरीके से रख पाएंगे। अगर आप लोग बीच में ही करते रहेंगे ऐसे चिल्ला चोट, तो फिर तो दर्शकों को भी सुनाई नहीं देगा, तो मैं बात ना किसी को समझ में आएगा। अगर शाजिया गलत बोल रही है रागिनी, तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा ना। आप चाहे बिल्किस बानो का नाम लीजिए, किसी और का नाम लीजिए, कोई आपत्ति नहीं करेगा उस पर। शाजिया पूरा कीजिए 30 सेकंड्स में आपके पास, उसके बाद मैं फराजी के पास आ रहा हूं। चाहे वो बात हो हिंदू कोड की या खाप पंचायत की या बिल्किस बानो की, वो सारे डिबेट्स हुए हैं। आज मौजू है सायरा बानो और ऐसी अनेक औरतों का जिनकी जिंदगी जो है दुश्वारी में बीत रही है, जो दर दर भटक रही हैं। हम उस मौजू पे बात करने आए हैं और वो भी हमारी देश के बराबर की भागीदार हैं। और इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते जो कांग्रेस ने सालों साल की है, ये महिलाएं पिस रही हैं। और सबसे ज्यादा अंधकार फैलाने वाली बात जो है वो प्रिवेल कर रही है। तो हम इसे नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चाहे करे। ओके फराजी, आप कुछ दिखाना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए, ये जो अभी सवाल आया है और जिसके ये बात आ रही है कि इसके फैक्ट्स क्या है कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस तरह की हरकतें करता है। और जो 86 का शाहबानो का फैसला आया था, उसके पलटवाने में जो है पर्सनल लॉ बोर्ड का हाथ था। ये उनकी बुक है मजमू क़वानीन इस्लामी, जो वो दारुल क़ज़ा में अपनी जो पैरेलल जुडिशरी चला रहे हैं, वहां पर इसके हिसाब से वो फैसले देते हैं। और ये दारुल उलूम और नदवा के सिलेबस का बाकायदा हिस्सा है, जिसको पढ़ करके काजी तैयार होते हैं। अब वो फैसला, वो उनकी जो एजुकेशन है, तालीम है, वो काजियों की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि 1985 में शाहबानो मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर खुली चोट पड़ी और इसके खत्म होने की राह हमवार नजर आने लगी। इस पर तमाम मुसलमान हिंद बजा तौर पर बेचैन हो गए और बोर्ड ने अपने जनरल सेक्रेटरी और सदर की क़यादत में फैसले के असरात को खत्म करने की भरपूर कोशिश की। इस सिलसिले में इस ज़माने की हुकूमत के जिम्मेदारों, जिसमें वजीर आजम राजीव गांधी भी थे, उनसे बार बार मुलाकातें की। बालाखिर वो उनकी मदद से वो इस बात में कामयाब हो गए कि पार्लियामेंट ने 1986 में मुस्लिम ख्वातीन के लिए एक नया कानून पास कर दिया, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जो चोट पड़ी थी उसकी पूरी तो नहीं, अलबत्ता किसी हद तक जो है वो तलाफी हो सकी। तो ये चीज काजी पढ़ करके आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट व्यू लेकर के वो अपनी पैरेलल जुडिशरी दारुल क़ज़ा में जा रहा है। तो वो क्या लोगों को नेशन की मेन स्ट्रीम में आने के लिए इनिशिएट करेगा? वो हमेशा लोगों को जो है राष्ट्र से दूर हटने की बात करेगा। ये काम कर रहे थे, ये कानून पास किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। दूसरी बात ये है कि ये जो ड्राफ्ट किया हुआ जो एक्ट था 1986 में जो पास हुआ था, वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था और मेंटेनेंस के लिए था। और उससे 1986 से आज तक 2017 तक किसी भी एक सिंगल मुसलमान औरत को मेंटेनेंस नहीं मिला, कोई भी नहीं गया। आज कोई सूट फाइल अगर करता है मेंटेनेंस का, वो 125 CRPC में फाइल करता है, कोई 1986 में नहीं जाता। और आज जब हम इन लोगों के दोबारा से हम ये चाह रहे हैं कि एक नया कानून बन जाए, तो मौलाना क्या कर रहे हैं? मौलाना हम लोगों पे हमले करवा रहे हैं। हम लोगों की बसों में से औरतों को पकड़ पकड़ के नीचे उतारते हैं और हमें बस में बंद करके जबरदस्ती आग लगाने की कोशिश करते हैं, हमारी गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते हैं, मीटिंग करने से रोकते हैं, अपनी बात कहने से रोकते हैं। ये काम क्यों कर रहे हैं मौलाना? हमने देवबंद में ये कोशिश की, मौलाना ने ये सब किया, क्यों किया? डर गए क्या? अगर उनको बात करनी है, हम क्या उनकी कौम का हिस्सा नहीं है?
जब उन्होंने 86 में ये सब किया किसी ने नहीं रोका। आज हम चाह रहे हैं, आज मैंने योगी जी से 4 बार मुलाकात की और मैंने इस बात में कामयाबी हासिल कर ली कि जो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए, क्योंकि उनके सर से छत हट जाती है। बच्चों के लिए खाने पीने की समस्या आती है, कपड़ों की समस्या आती है, एजुकेशन की समस्या आती है। हम इस बात में कामयाब हो गए कि उनका रिहेबिलिटेशन हो और रानी लक्ष्मीबाई योजना में उनका पूरा इंतजाम किया जाए। आपने जो बड़ी बात कही है उस पर मुफ्ती साहब कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं निश्चित तौर पर। दूसरी चीज जो आपने किताब खोल के दिखाई जिसमें आप ये कह रही हैं कि जो काजी बनते हैं वो क्या पढ़ के आते हैं, वो सीधे सीधे इशारा करती है रागिनी नायक को उसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाकई हैंड इन ग्लव नहीं है, वो पर्दे के पीछे हाथ मिलाए हुए नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े वकील आमने सामने खड़े होने का ड्रामा अदालत के अंदर क्यों कर रहे हैं? ट्रिपल तलाक पाप है तो फिर इसे बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? मुफ्ती मंजूर जी, ब्रेक के पहले आप हाथ उठा रहे थे, जो बात फराजी कह रही थी आप उस पर जवाब देना चाहते हैं, आप दे लीजिए, फिर मैं जीनत जी और रागनी के पास आऊंगा। बोलिए। जी रोहित जी, मैं बताना साफ साफ जुमलों में चाहता हूँ ये कहना कि हमारी बहन शाजिया हो या हमारी और भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो ये कुछ कह रही थी कि भाई मर्द औरत बराबरी बराबरी की बात हमेशा हो रही है। तो फिर जब ये बराबरी बराबरी की आपकी हमारी बात हो ही रही है तो फिर जब आप हमारे से बराबर है तो फिर बार बार आफ्टर तलाक ये मेंटेनेंस के लिए क्यों परेशान हो रही है? आप मेंटेनेंस लेना है हमें, आप मर्द से ही लेना है हमें मर्द से लेना, जब आप बराबर हैं तो क्यों लेना चाहते हैं? सवाल एक पैदा होता है। दूसरी बात ये होती है कि मर्द ने जब हुकूक आपके देने की बात की है तो फिर आप जबरन किसी के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, ये बिल्कुल बेजा बातें होती है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, हमारी बहनें बार बार ये कहती हैं ये कुरान के अंदर में कहीं नहीं लिखा है। अगर हमारी बहन एक भी बहन इस बात को कहीं से साबित कर दे कि कुरान में ऐसा कहीं पर लिखा है कि 3 मरतबा अगर तलाक देंगी तो तलाक नहीं होगी, अगर ये कहीं पर ये साबित कर देंगे तो सारे उलमा मान लेंगे। उलमाओं ने इस चीज़ पर बार बार रिसर्च किया है क्योंकि ये इसके जानकार हैं और इस चीज़ के वो खास तौर पर इस चीज़ की पढ़ाई उन्होंने की है, और जब इस चीज़ के एक्सपर्ट है तो इन्होंने इस चीज़ को कुरान और हदीस के जरिए से समझा है और उसी चीज़ को सामने रखा है। कोर्ट के अंदर में बात चल रही है, हमें और आपको ज़्यादा टिप्पणी करने के बजाय कोर्ट की तमाम चीज़ों का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट की बातों पर बहस करने के बजाय इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या कहती है। मुस्लिम पक्षों के मर्द पक्षों को भी हक है कहने का, हमारी बहनों को भी कहने का हक है। हमारी बहनों ने भी अपनी बातें रखी है और मुस्लिम मर्द भी अपनी बातें वहां पर रख रहे हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। बार बार इस बात का आदा किया जाता है कि ये कुरान में नहीं है, लेकिन ये कुरान में कहीं पर लिखा नहीं है। हमारी बहन भी इस चीज़ को अच्छी समझती है कि किसी ने 3 तलाकें दे दी तो तलाक नहीं होगी, ये भी कहीं पर कुरान में नहीं लिखा है। रोहित जी ठीक है, शाजिया आप बोल रही हैं, बोल लीजिए, फिर मैं जीनत जी के पास आ रहा हूं इन्हीं की बात पर और रोशनी के लिए। बोलिए शाजिया। भाई साहब जी मैं भाई साहब से कहना चाहूंगी कि कुरान शरीफ में अगर वो सूरे बकर पढ़ें या सूरे तलाक पढ़ें या सूरे निसा पढ़ें या फिर से पढ़ ले, तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि ना तो अरबी वो जानते हैं ना अरबी मैं जानती हूँ, तो बस तर्जुमे के साथ पढ़ें और सही तर्जुमे के साथ, तो समझ में आएगा कि तलाक हसन और तलाक एहसन कुरान शरीफ का हिस्सा है। यानी कि एक महीने में एक बार तलाक को कहना और फिर दूसरे महीने कहना और फिर तीसरे महीने, और तलाक बिद्दत का मतलब है इनोवेशन, वो कुरान का हिस्सा हो ही नहीं सकती। बिद्दत का मतलब ही इनोवेशन जो कुरान का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह के तलाक जो है जो एक बार में कही जाती है वो कुरान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो उसे तलाक बिद्दत कहा जाता है। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही एक क्रूर बात कही है जिससे मुझे बहुत एतराज़ है। वो कह रहे थे औरतें मेंटेनेंस की बात क्या करती हैं, शायद ये जानते नहीं किस तरह के माशरे में मुसलमान महिलाएं रह रही हैं। 50% से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं साक्षर भी नहीं हैं और पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, और वो बहुत ही गरीब परिवारों से होती हैं। वो शादी के बाद वो अपने पति के घर जाती हैं, शौहर के घर, सिर्फ इस वजह से कि उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जब इनको छोटी छोटी वजूहात की वजह से निकाल दिया जाता है सड़कों पर, उनके पास खाने को पैसे नहीं होते, बच्चों को पढ़ाने को पैसे नहीं होते, सर के ऊपर एक छत नहीं होती, वो मेंटेनेंस की बात नहीं करेंगी तो वो क्या बात करेंगी? मतलब आप किस ज़माने में रह रहे हैं और किस माशरे में रह रहे हैं? क्या आप उसी हिंदुस्तान और उन्हीं मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? एक वकील साहब कुछ कह रही हैं। मौलाना साहब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि 3 तलाक का जिक्र कुरान में नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम 3 तलाक के खिलाफ नहीं है, लेकिन तलाक की बिदअत जो एक बार में तलाक 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 कह करके औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। और ये जो तलाक एहसन तलाक एहसान का जिक्र हो रहा है, ये कोई टैग नहीं है। इस कुरान शरीफ में जो सूरे बकर और सूरे तलाक में जो जिक्र है वो सिर्फ एक ही तरह का जिक्र है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एक ही तरह का जिक्र है। वही हम चाहते हैं कि ये एक एक्ट बन जाए और उसी से। और ये जो बात कर रहे थे मेंटेनेंस की हालत ये है कि आज मुसलमान औरतों की इतनी खराब
स्थिति है और इतनी दुर्दशा हो रही है। बनारस का एग्जाम्पल आप लोगों की नॉलेज में नहीं आया कि वहां 5-5, 10-10 किलो इंद्रेश कुमार जो है वो हर महीने फ्री अनाज देते हैं, और वहां की मुसलमान औरतें आज इतनी मजबूर हो गई हैं कि बुर्का पहन करके मंदिर में बैठ करके 5-5, 10-10 किलो के लिए ब्लैकमेल हो करके हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, आरती कर रही हैं, और वो इंद्रेश कुमार उनके साथ बैठे हैं। ये चीज आपको नहीं दिखाई दे रही। आपको तब समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान औरत की कितनी स्थिति खराब है। मेंटेनेंस का मसला तो आपको फराजी ये है ना कि दुनिया भर के बड़े से बड़े, अमीर से अमीर दंपति का तलाक होता है तो वहाँ उनको वो देना पड़ता है अपनी पत्नी को, पहली चीज। और जब आप इस कुरान शरीफ से बाहर जाएंगे क्या, आपको जो है एक दर्जा अगर ज्यादा बताया गया कुरान शरीफ में तो सिर्फ इसीलिए बताया गया कि जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो सारी की सारी मर्द के कंधों पर है, चाहे वो बाप के तौर पे है चाहे वो पति के तौर पे है। इसीलिए तो एक दर्जा बढ़ा हुआ है, कोई स्पेशल नहीं है। मुफ्ती साहब किसी ने शेर लिख भेजा है आपको, हमारे मर्दों की, पता नहीं यहाँ पढ़ना जायज है कि नहीं, पढ़ के सुना देता हूँ। मैं एक शेर पढ़ के सुना देता हूं आपके लिए, फिर मैं पहले जीनत जी से कमेंट दूंगा, फिर आपके पास आऊंगा मुफ्ती साहब। किसी ने लिखा, तलाक तो दे रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। जीनत जी, मैं आपका कमेंट चाहता हूं, इससे पहले मैं आगे वापस रागिनी के पास जाऊं या मुफ्ती साहब के पास जाऊं। मेरा कमेंट ये है, जी सुन रहे हैं सब आपको, बोले आप। मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, सबको आ रही है आपकी आवाज। मेरा आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मेरा सबसे बड़ा कमेंट मुफ्ती साहब जो अभी फरमाए इस्लामिक लॉ में जो मेंटेनेंस की बात है, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को घर में बंद करके रखते हैं, उनको कहते हैं कि तुम लिखो पढ़ो ज्यादा मत, उनको कहते हैं घर के बाहर मत जाओ, ये सब एंटी इस्लामिक है। इस्लाम ने कहा है जाओ अपने आप से कमाओ। इस्लाम ने कहा है कि अपना नाम जो है लड़की शादी के बाद बदलती नहीं है, इस्लामिक लॉ का नाम है। लेकिन आपने वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट शुरू किया जहां मर्दों का नाम लेके अटैच कर देती है अपनी वाइफ को दबा के रखते हो, घर के अंदर बंद करते हो और फिर कहते हो कि मेंटेनेंस ना माने। जो कुरान में लिखा है मता, कुरान शरीफ में लिखा है कि मता जो है वो आपको देना है, तो यह कि कुरान शरीफ को आप डिनाई करोगे, ये एक बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ट्रिपल तलाक की मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मामला जो है वो आज मैंने जो देखा, ट्रिपल तलाक इज अ नॉन इशू। खुर्शीद साहब ने कहा है, मैं खुर्शीद साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन ये ट्रिवियलाइज करने का मामला नहीं है। इट इज एन इशू, इट इज एन इशू फॉर मुस्लिम विमेन, इट इज एन इशू कि तुम एक इंस्टेंस में जो अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे, मुफ्ती साहब कहे या कोई भी कहे, ठीक है, ये चीज जो है। और अच्छे अच्छे मौलाना, आज 4 मौलाना की कोटेशंस आई हुई है जो ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट जो उनकी जजमेंट के लिए बिल्कुल हमको ठहरना चाहिए, ये मैं मुफ्ती साहब के साथ में हूँ और मुझको पूरा यकीन है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ही वो जजमेंट देंगी। और एक पॉइंट में आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर किस किस्म का डाइवोर्स होना चाहिए मुसलमानों में, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर। उसके लिए मैंने सोच के रखा है कि क्या प्रोसीजर है, और आपके नेक्स्ट सेगमेंट में जब ये बात होगी तो हम ये बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है रागिनी नायक, जहां बात छूटी थी, राजनीतिक पार्टियां हैंड इन ग्लव हैं, एजेंडे अपने अपने सबके हैं, वो चाहे आपका हो चाहे बीजेपी का। वो भी ऐसे ही नहीं उसको लेके अदालत में जा रहे, बार बार कह रहे ताल ठोक के कि नहीं हम तो मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला के रहेंगे। उनकी भी एक सोच है, आपकी भी एक सोच है। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैं ये बार बार, जितनी बार आप पूछेंगे मैं यही दोहराऊंगी। देखिए, धर्म की व्याख्या के नाम पर धर्म के ठेकेदार ही तमाम किस्म की रूढ़ियां, तमाम किस्म की कुरीतियों की पैठ जमा देते हैं समाज में और उसी समुदाय में जिसके धर्म के वो ठेकेदार बनते हैं।
तो उसकी आवाज, उसके खिलाफ आवाज उठाना न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, बल्कि मैं समझती हूँ कि उस समुदाय में भी, जैसा कि मुस्लिम औरतों की आवाज आज आपको सुनाई दे रही है, वो भी होना बहुत लाजमी है। और ये बहुत अच्छा मौका है इस तरीके की कुरीति को खत्म करने का। पर आप देखिए, आप ही के पैनल में फराह जी ने ये बात कही कि ट्रिपल तलाक जो है वो पूरी तरीके से आप उसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो बिल्कुल, मतलब आप कोई धर्म को का जानकार जो ना हो, जो कानून का जानकार ना हो, वो केवल इंसानियत के तर्ज पर भी अगर ये सुने कि एक औरत को उसके घर से ठोकर मार के निकाल दिया जाता है, शादी से बाहर, शादी की व्यवस्था से बाहर उसे फेंक दिया जाता है सिर्फ फोन पर 3 बार तलाक कह के या SMS पे या WhatsApp पे, तो उसका दिल भी दहल जाएगा। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाँ, कुछ जो नुआंसेस हैं, जैसा कि अभी जीनत जी ने भी कहा कि अगर ये तरीका नहीं तो क्या तरीका होना चाहिए, किस किस्म से उन्माद ना फैले और महिलाओं को भी इंसाफ मिले, ये भी मैं समझती हूँ कि कोर्ट देख रहा होगा। और इसीलिए जो बात मैंने शुरुआत में कही थी वो बहुत जरूरी हो जाती है कि लोकतंत्र की रीति है कि संवाद और समन्वय से बड़े बदलाव आए, ना कि हर बार टकराव की परिस्थिति पैदा करके, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा रहता है। इसीलिए जब हिंदू कोड बिल में राव कमेटी बनाई गई कि वो जाके अलग अलग जगहों पर लोगों से मशवरा करें, तो उन पर संघ के लोगों ने पथराव किया था। और आज भी अगर आप ये बात कहेंगे कि क्यों ना हम एक आंतरिक समन्वय बनाए, क्यों ना ये महिला बनाम पुरुष लड़ाई ना नजर आए और ऐसा लगे कि सच में पुरुष भी जुड़े हुए हैं इस लड़ाई में, और ये लड़ाई उन ठेकेदारों के खिलाफ है जो महिलाओं को हमेशा शोषित करके रखना चाहते हैं। आपको तो उसका जवाब शाजिया जी के पास नहीं होगा। पढ़ के सुनाई दिया, अगर बिल्किस बानो की बात काजी बनते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है कि राजीव गांधी ने काम किया था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पलट पाए थे। और हम ये देखें और कि किस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इज्जत बचाने में राजीव गांधी ने क्या रोल प्ले किया था, वो उन काजियों को पढ़ाया जाता है। तो उनको ये बताया जाता है कि आपको ऐसी स्थिति में किसकी तरफ देखना है और कौन पार्टी अपना वकील मैदान में उतारेगी आपकी मदद के लिए। आप उसको नकार नहीं सकती, लेकिन एक महिला होने के नाते आपने महिलाओं का स्टैंड लिया है, मैं उसके लिए आपकी तारीफ करता हूं रागिनी। हो सकता है आपकी पार्टी लाइन से अलग लाइन हो जो आप ले रही हो, लेकिन मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूं आज, जो आपने आज ये ताल ठोक के कहा है ना कि इस तरह की चीजें कंप्लीटली गलत है। आपकी पार्टी का कोई प्रवक्ता अब तक नहीं कह पाया ऐसे खुल के। शाजिया जल्दी अपनी बात रखें, उसके बाद मैं मुफ्ती साहब से लास्ट कमेंट लूंगा। शाजिया जी, अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि क्या हुआ जो तेरे माथे पर हैं सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा भी कर जो ज़मीं पे निशान छोड़ जाए। तो मेरी एक अपील होगी सब पार्टी के लोगों से, सारे उलेमा इकराम से और सबसे कि वक्त आ गया है कैसा सजदा करने का जो वाकई पे ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर निशान छोड़ जाए। ऐसी चीज़ कर दे जिससे हमारी मुसलमान बहनों को राहत मिले, बराबरी का हक मिले, इज़्ज़त मिले, सम्मान की ज़िंदगी वो जिए और कम से कम उनको एक तरह का अयाशी का सामान ना समझा जाए, प्यार और मोहब्बत से उनको रखा जाए और जिस हक की वो हकदार हैं भारतीय नागरिक होने के नाते, जो संविधान उन्हें देता है वो हक उन्हें ज़रूर मिले। मुफ्ती साहब लास्ट कमेंट संक्षेप में। देखिए रोहित जी, मैं बिल्कुल इन तमाम बातों से मैं मुत्तफिक हो जाऊंगा, यकीन इस तौर के साथ में कि हमारी बहनें सिर्फ हिंदुस्तान की बहनें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की तमाम बहनों को इज्जत का वकाम इस्लाम ने जो दिया है और वो इज्जत का मकाम मिलना चाहिए, लेकिन इस्लामी मसाइल के साथ छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। हमारी बहनों के साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इस बात को मैं भी एतराफ़ करता हूँ, हम भी एतराफ़ करते हैं और सारे लोग इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि इसका गलत यूज़ हो रहा है। लेकिन गलत जो लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए, उसके ऊपर कोर्ट में उसे जाना चाहिए या जेल में बंद करना चाहिए या उसके ऊपर कुछ जुर्माने आयद किए जाने चाहिए, ना कि इस्लामी मसाइल को खत्म किया जाना चाहिए। शरई उसूल ज़ाब्ते जो है वो कुरान और हदीस से बन करके हम तक आए हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करने के बजाय ऐसा गलत करने वाला जो शख्स बनता है, जो मर्द ऐसे तरीके से गलत तलाक देता है, ऐसे लोगों को जेल की कोठरी में बंद करना चाहिए। अदालत ने यही कहा कि अगर ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा होगा तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर ये धर्म का हिस्सा नहीं है, आपने इसको परंपरा बाद में अडॉप्ट किया है, तो फिर उसको छेड़ने से हटेंगे भी नहीं। देखने की बात होगी कि आज अदालत ने जो बड़ी बात कही है, अलग अलग सेक्स के इस्लामिक स्कॉलर्स की राय लेते हैं और फिर इसके बाद तय करते हैं इस पर क्या करना है, तो ये चीज़ें किस दिशा में जाती हैं। माफ़ी चाहूँगा रागिनी, मैं आपसे और कमेंट ले नहीं पाऊंगा, आप हाथ उठा रही हैं, समय हो चुका है। धन्यवाद। जीनत शौकत जी, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगले कई दिन तक सुनवाई चल रही है, अगले कई दिन तक ये डिबेट भी चल रही है। आपका जो सजेशन है इस मामले में वो इस मंच से देश के सामने आएगा, इस प्रॉमिस के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत चाह रहा हूं, माफी मांगते हुए। धन्यवाद आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।